दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। पिछले इंग्लिश की वीडियो जो हमारी बनी थी वो टेंस के ऊपर बनी थी, ठीक है। और टेंस में मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रत्येक टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सब सारी चीजें हमने समझ लिया था। उसमें मैंने एक टेबल भी आपको समझाया था कि जिसमें सब्जेक्ट का पूरा ब्यौरा मिलता है, वहां से किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना था, किसके साथ फिफ्थ फॉर्म यूज करना था। चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। इंडेफिनिट टेंस में तीन कंडीशन बनता है। एक बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक बनता है निगेटिव सेंटेंस और एक बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीन सेंटेंस से स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या था, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यहां पे डू या डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक चीज इसमें और समझना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और आता है जिसमें WH फैमिली का यूज किया जाता है। मैं अभी समझाऊंगा कि WH फैमिली क्या होता है। तो इसका भी स्ट्रक्चर एक बार मैं लिख ही दे रहा हूं कि WH फैमिली सबसे पहले, फिर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके बारे में पहले क्लियर तरीके से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमने पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया था कि कहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना है, ठीक है। मैंने टेबल के थ्रू बहुत ही क्लियरिटी तरीके से समझाया था आपको कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। इसके बाद बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ का वर्ब में दो चीजें यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो इन दोनों का यूज किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट और नेम्स, जो भी नाम हो गए, मतलब पर्सन का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, किसी रिलेशन का नाम हो सकता है, कोई भी चीज का नाम हो, तो उनके साथ सिर्फ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है और बाकी सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में यहां पे आ जा रहा है डू या डज। तो यहां पे आप ध्यान दो कि अफर्मेटिव में जहां जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ था, चूंकि निगेटिव सेंटेंस में तो खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सिर्फ वर्ब ही है, फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन इसमें कंडीशन डू डज का बन गया है। अब यहां पे ये देखना है कि किसके साथ डू का यूज करना है और किसके साथ डज का यूज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी टेबल को माइंड में लिया जो टेबल मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, जहां पे हमने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया था निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वहां पे हम डज का यूज करेंगे। और जहां जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था निगेटिव इंट्रोगेटिव में, वहां पे हम डू का यूज करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिफ्थ फॉर्म हमने कहां यूज किया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आ रहा था, ही, सी, इट और नेम, ठीक है। तो इन्हीं चारों के साथ डज का यूज होगा, ठीक है, निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। और जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, बाकी ये जो बचे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को निकाल दो टेबल में से, निकालने के बाद बाकी जो बचे उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का यूज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर में क्यों लिखवाया हूं। देखो,
इंट्रोगेटिव हमसे क्वेश्चनिंग करता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हम उसका जवाब देते हैं। तो मेरा जवाब दो तरीके का हो सकता है, या फिर मेरा क्वेश्चन दो तरीके का हो सकता है। सपोज कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप लोग पढ़ते हो, तो आपका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा, ठीक है। मैंने पूछा कि क्या आप लोग पढ़ते हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं पढ़ता हूं, या नहीं मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसका जवाब हाँ या ना में हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग क्या पढ़ते हो। देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो। पहला था क्या, चलो मैं लिख के बता रहा हूं। पहला था कि क्या आप लोग पढ़ते हो, और दूसरा था आप लोग क्या पढ़ते हो, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग पढ़ते हो, तो मेरा जवाब है हाँ, हाँ मैं पढ़ता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोग क्या पढ़ते हो, तो अब यहां पे मुझे उस सब्जेक्ट का मेंशन करना है जो मैं पढ़ रहा हूं, या फिर मैं जो मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बकायदा अपना ब्यौरा दूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा कि हाँ मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, या मैं कुछ और पढ़ रहा हूं। तो देखिए जहां पे आपको डिटेल देना पड़ रहा है, मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो वहां पे WH का यूज होगा। क्योंकि यहां पे क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो ये क्या का मतलब हो गया व्हाट, ठीक है। इसके बदले हम व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो स्टार्टिंग में क्या है, इसके बदले व्हाट का यूज नहीं होगा। ये हमसे सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चनिंग कह रहा है कि क्या आप लोग पढ़ते हो, तो मैंने बोला हाँ मैं पढ़ता हूं। तो ऐसे कंडीशन में खाली हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर WH वाला क्वेश्चन है कि उसमें जिसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, तो वहां पे पहले हम WH का यूज करेंगे, यानी कि पहले हम व्हाट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डू का यूज होगा या डज का यूज होगा, तो उस हिसाब से हम डू या डज में से कोई एक यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये इनके स्ट्रक्चर हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं स्ट्रक्चर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पहले ही समझा दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमारी आदतों को बताता है, हमारी हैबिट्स को बताता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं खाना खाता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं। तो जहां जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूं, ते है, ती है इत्यादि हो जाए, वो वाक्य किसमें कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। तो ये तो सेंटेंस की पहचान हुई कि कोई सेंटेंस दिया तो हमने टेंस की पहचान कर ली कि हाँ ये सेंटेंस इस टेंस का वाक्य है। अब टेंस का पहचान होने के बाद मुझे उसको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये हो गया तीनों बनाने का नियम। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव से है, निगेटिव से है या इंट्रोगेटिव से है। जिस इन तीनों सेंटेंस में से जिस सेंटेंस से भी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ना तो आप अपने मन से इसमें से कुछ ले सकते हो, ना अपने मन से तुम इन्हें कुछ दे सकते हो। जो इसने फॉर्मेट दिया है बिल्कुल उसी फॉर्मेट के साथ हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन पहले सोल्व करके देखते हैं कि इसके कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हूं, और मैं यहां पे एक सेंटेंस लेता हूं कि मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ता है। मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। अब इस हिंदी सेंटेंस में तीन चीज पहचानने की जरूरत पड़ेगी। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो पहले हमसे सब्जेक्ट ही मांगा जा रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह पे लिख लेते हैं माई
फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरा दोस्त। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब इन दोनों में से कोई एक फॉर्म रखना है हमें। अब वो फॉर्म किसका होगा हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? दोस्त। अच्छा, दोस्त क्या है? एक नाम है रिलेशन का, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या है? एक रिलेशनशिप का नाम ही तो दिया हुआ है ना। अब जैसे मान के चलो कि मैं नाना को मामा बोलूं तो ऐसा सही नहीं होगा। हाँ, अगर मैं मामा बोलता हूं तो मामा ही मेरी तरफ देखेंगे, नाना नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हर रिलेशनशिप का एक नाम होता है, ठीक है। और जो भी नाम होते हैं, चाहे वो पर्सन का हो, एनिमल का हो, रिलेशनशिप का हो, या कोई भी नाम हो, उन सबके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो ये माय फ्रेंड, ये फ्रेंड दोस्त, ये एक रिलेशनशिप का नाम है, तो इसलिए यहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। तो अब हमें पहचानना है कि इसमें वर्ब क्या है। तो वर्ब है पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना वर्ब हो गया। पढ़ना को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। तो READ, रीड। चूंकि फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करना था तो इसमें लगा दिया S, ये हो गया रीड्स। माय फ्रेंड रीड्स इंग्लिश, ठीक है, फुल स्टॉप। माय फ्रेंड रीड्स इंग्लिश। क्लियर है? चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं लिख रहा हूं कि तुम बगीचे में घूमते हो। सेंटेंस है कि तुम बगीचे में घूमते हो। लास्ट में क्या है? ते हो। ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे तो सेंटेंस किसका कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहां पे लास्ट में क्या रहा है? ते हो, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर माइंड में लाएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? तुम। और तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। यू आ गया। अब एक बार अपने माइंड को टेबल पे ले जाओ, जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था। टेबल में यू की पोजीशन कहां पे है? तो टेबल में यू की पोजीशन सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में है, ठीक है। यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये सेकंड पर्सन में गया, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म तो खाली थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में किया जाता है, और ये सेकंड पर्सन में, मतलब यहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो घूमना, घूमना को क्या कहते हैं? वॉक। तो यू वॉक। देखो इसमें मैं एस नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ वॉक लिखा हूं। इसका मतलब कि वॉक खाली फर्स्ट फॉर्म बता रहा है, ठीक है। तो यू वॉक, कहां पे घूम रहा हूं भाई? तो गार्डन में, यानी कि बगीचे में। तो ये बगीचा मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहां पे लिख देंगे इन द गार्डन, ठीक है। दोनों कंडीशन से आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा है स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम एक सेंटेंस लेते हैं, फिर उस सेंटेंस को समझेंगे कि कैसे बनाना है। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं पहले। आप लोग
स्कूल नहीं जाते हो। आप लोग स्कूल नहीं जाते हो, ये किसका निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें नहीं का यूज किया गया है, और जहां पे नहीं हो जाता है, नहीं का यूज किया जाता है, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग स्कूल नहीं जाते हो। अब इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि उस सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट के ऊपर ही निर्धारित होता है। कहने का मतलब कि यहां से अगर मैं आप लोग हटा दूं तो स्कूल नहीं जाते हैं, तो अब एक मन में सवाल आता है कौन, तो उस कौन का जो आंसर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है आप लोग, तो आप लोग को हम क्या रखेंगे, यू। यू मतलब आप लोग होता है, तुम लोग, आप लोग, ये चारों मीनिंग का मतलब यू होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद डू या डच। ठीक है, तो डू या डच की तो पहचान सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। अब सब्जेक्ट हमारा यू है, चलो यू को एक बार टेबल में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि टेबल में यू को मैंने कहां पे किस पोजीशन पे बताया था। तो यू मेरा सेकंड पर्सन में था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों, और सिंगुलर और प्लूरल यानी कि सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था। तो इस कंडीशन में निगेटिव में जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था वहां निगेटिव में डू का यूज होगा। ठीक है, और जहां अफर्मेटिव में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता था निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वहां पे डच का यूज होगा। ठीक है, तो यू तो सेकंड नंबर में, और सेकंड नंबर में अफर्मेटिव में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, और चूंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव का है इसलिए नेगेटिव में हम डू का यूज करेंगे, जहां पे फर्स्ट फॉर्म वहां पे डू, जहां पे फिफ्थ फॉर्म वहां पे डच। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे ये पता चल गया कि डू या डज में से मैं डू का यूज करूंगा, तो यहां पे लिख दिया डू। ठीक है, इसके बाद क्या था, नॉट, तो यू डू नॉट, फिर वर्ब। अच्छा, वर्ब इसमें क्या था, जाना यानी कि गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही था तो गो ही होगा। अब कहां जा रहा है भाई वो, तो स्कूल जा रहा है, तो यू गो टू स्कूल। ठीक है, एक हम डज वाला समझते हैं कि श्याम अपना काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस है, श्याम अपना काम नहीं करता है, नहीं है तो निगेटिव का ही। ठीक है, तो निगेटिव के स्ट्रक्चर से इसको बनाना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो सबसे पहले हम श्याम लिखते हैं, SHYAM, श्याम हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें डू डच की जरूरत है, तो ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं पता करूंगा कि डू का यूज होगा या डच का यूज होगा। तो देखो श्याम एक नाम है, किसी पर्सन का नाम है, और जो नाम होता है सिंगुलर नाम होता है, मतलब एक नाम होता है, तो उसको टेबल में कहां रखा जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अफर्मेटिव में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता था, तो नेगेटिव में डच का यूज होगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां पे फर्स्ट फॉर्म वहां पे डू, और जहां पे फिफ्थ फॉर्म वहां पे डच। तो श्याम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम डच का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे श्याम डच, फिर डच हो गया यहां से नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, करता है, करना। ठीक है, तो डू, करना को हम क्या कहते हैं, डू। श्याम डज नॉट डू अपना काम, अपना। अब श्याम एक लड़का है, लड़का के लिए हम ही का यूज करते हैं, और ही का अपना हिज होता है, तो श्याम डज नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, ये था निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में डू डच दोनों का यूज मैंने सिखा दिया कि कहां पे डू का यूज करेंगे, कहां पे डच का यूज करेंगे। तो निगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
ठीक है, अब अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। IS शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं पहले कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव है जहां पे आपको हाँ ना में जवाब देना था, एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जवाब देना होगा तो वो WH वाला हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम WH को पहले रख लेते हैं, WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब दोनों से हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाना है। तो सबसे पहले चलो मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, पहला क्वेश्चन रखता हूं कि क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव के जितने भी सेंटेंस बनेंगे उनके लास्ट में आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ठीक है, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पे देखो क्या का यूज पहले किया गया है। अच्छा, WH कब बनेगा, जब इनका यूज बीच में किया जाएगा, यानी कि सेंटेंस के बीच में किया जाएगा, तब वहां पे एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होगा हमारा। यहां पे सिर्फ हमसे हाँ या ना में जवाब देना है। तो ऐसे कंडीशन में जब क्या सेंटेंस के बिल्कुल पहले रहे तो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग तुम बनाओगे, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। इसमें WH का कहीं यूज नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम बना के देखते हैं क्या है। डू डच की पहचान तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, और सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, वी। अब एक बार टेबल पे माइंड ले जाते हैं और टेबल पे वी की पोजीशन ढूंढते हैं। तो वी क्या था, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यानी कि आई का प्लूरल नंबर वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हुआ, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लगा देंगे आगे डू। तो डू वी, इसके बाद डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें जरूरत है वर्ब की। तो वर्ब क्या है मेरा, खेलना। तो डू वी प्ले, क्या खेल रहा हूं मैं, क्रिकेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिकेट, CRICKET, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड देखते हैं। मेरी गाय घास कब खाती है। चलो मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरी गाय घास कब खाती है। अब यहां पे WH क्या होगा, मतलब WH फैमिली में किसको रखा जाएगा, तो कब। ठीक है, कब। अब तुम अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि मेरी गाय घास कब खाती है, तो आप एक्सप्लेन करोगे ना कि मेरी गाय घास 4 बजे शाम को खाती है, 5 बजे शाम को खाती है, 3 बजे सुबह खाती है, फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। तो ऐसे कंडीशन में जब WH वाला फैमिली रहता है, वो WH वाला कंडीशन बनता है, तो उसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन के साथ देना होता है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो WH फैमिली से है। तो सबसे पहले मैं WH फैमिली को रखूंगा, और WH फैमिली में क्या है, कब। तो व्हेन को मैं पहले रखूंगा। कब का मतलब क्या होता है, व्हेन। ठीक है, तो व्हेन को पहले रख दिया। चलो हमारा WH फैमिली कंप्लीट हो गया। अब डू या डज में से किसी एक को यूज करना है। अब डू डज का यूज तो मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करूंगा, और सब्जेक्ट क्या था, मेरी गाय। गाय एक नाम है एनिमल का, और नाम के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो व्हेन डज, इसके बाद WH फैमिली कंप्लीट,
डज कंप्लीट हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट की जरूरत है, और सब्जेक्ट क्या है, मेरी गाय। तो व्हेन डज माई काउ, सब्जेक्ट भी कंप्लीट। अब वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, तो खाना को हम कहते हैं इट। व्हेन डज माई काउ इट, क्या क्या खाती है मेरी गाय, घास। तो GRASS, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज माई काउ इट ग्रास, ठीक है। तो ये हमारा WH वाला भी कंप्लीट हो गया, बिना WH वाला भी कंप्लीट हो गया, मतलब कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हर टेंस में यही 3 कंडीशन बनाएगा, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बाकी अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पूरे प्रेजेंट को ही कवर करेंगे, जिसमें पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझाया जाएगा आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तीनों फॉर्म समझाए जाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों फॉर्म समझाए जाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों फॉर्म समझाए जाएंगे। देखो, अगर मैं चाहूं तो टेंस की वीडियो एक वीडियो में भी पूरा कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे या कुछ सीखोगे तो अच्छे से नहीं सीख पाओगे। अगर कोई टॉपिक में मैं आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाना चाहता हूं। देखो, शॉर्ट फॉर्म में मैं भी समझा सकता हूं, ठीक है, इतना डिटेल में मुझे भी मतलब कोई जरूरी नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि जब कोई चीज आप सीख ही रहे हो तो क्यों ना एक ही बार में अच्छे से सीख लो, ताकि बार बार आपको रिवाइज करने की या करने की जरूरत ना पड़े। और टेंस जो मैं पहले ही बता दिया था कि टेंस जो है वो इंग्लिश ग्रामर का जड़ है। कहने का मतलब कि एक बार टेंस अच्छे से क्लियर हो गया तो खाली टेंस से काफी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। और इसके बाद आप स्पोकन, अगर बोलने की भी ट्राई करोगे तो टेंस से ही बोला जाएगा। स्पोकन का ज्यादा यूज टेंस के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो यहां से बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है, तो बस आप टेंस की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और सारी पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझो। ये सिर्फ आपके लिए यहां भी जरूरत है, जब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में उतरोगे तो वहां भी टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, एकदम मस्ट है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी कल से जो हमारी इंग्लिश की वीडियो होगी तो उसमें लास्ट में मैं आपको कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हो हमारी वीडियो को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।